Vandika, ask everyone to join. Shahrul, last class you were absent. चारू आप आखिरी क्लास में नहीं आई थी? क्यों? अच्छा, इतनी बीमार हो गई थी कि ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकती थी? अच्छा, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल एक क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने सॉल्व किया उसको? यस सर। क्या क्वेश्चन था ये? किसी को डाउट था क्या? ये 0.5 बोला है, 0.5 कैसे आएगा यार? 0.5 तो अगर डिवाइड करोगे तो इसमें चार्ट पे आएगा ही नहीं। तो 5 + 10 जी बोला था मैंने, आपको ध्यान होगा तो। क्या क्वेश्चन था बताइए तो एक बार। प्रतिभा बताइए क्वेश्चन क्या था? A uniform transmission line is terminated to the load of 5 plus 20 the length of transmission line 4.5 meter find VSWR including impedance or reflection coefficient। अच्छा, तो सबके पास अभी इसमें चार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। सबके पास है ना इसमें चार्ट? यस सर। तो 5 + 10 जे बोला है, और ये कितना 10 ओम, तो आर नॉट कितना दिया हुआ है यहाँ पे? सर जेड नॉट सॉरी, जेड नॉट। हाँ, जेड नॉट कितना दिया हुआ है? 10 ओम दिया हुआ है। और जेड एल 5 plus 20 J। 5 + 20 जे। तो क्या हो जाएगा? क्या करते हैं हम लोग? जेड नॉट बाई जेड एल करते हैं। हाँ, तो जेड नॉर्मलाइज कितना निकल के आ रहा है आपका? 0.5 + 2 जे। तो 0. देखते हैं इसमें फिर। तो 0.5 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा कहीं? ये 0.6, 0.5 ये रहा। बोलते जाइए आप लोग। 0.5 यहाँ पे आएगा ना? यस सर। ये 0.5 हो गया। जो कल एब्सेंट है, जिसको समझ में नहीं आया एक बार देख लीजिए। ये 0.5 इसका हो गया। और फिर कितना है? 1 जे है। 1 जे। तो 1 जे कहाँ पे हमारा? ये 2 जे, सॉरी। तो 2 जे कौन सी लाइन में है आपका? 2 जे किधर है? 2 जे ये इस वाले लाइन में। इसको देखेंगे कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। ये सबसे किनारे वाली लाइन दिख रही है ना, इसमें, यही ना? दिख रहा है ना? अभी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? तो इसको देखो, बढ़ा के देखो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यस सर। यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। सबको दिख रहा है ना कहाँ इंटरसेक्ट किया इसने? यस सर। यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम लोग? 1, 0 को सेंटर लेंगे हम लोग।
ये सेंटर लेंगे और इस डिस्टेंस को नापेंगे, 1,0 सेंटर लेके डिस्टेंस नापेंगे, ये यहाँ पे, और उससे क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। सबने किया है ऐसे? Yes, sir. Yes, sir. एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं। और ये सर्किल क्या हो गया हमारा, VSWR हो गया। तो जहाँ पे ये कितना वैल्यू आ रहा है VSWR का, 3.8 या 9 कुछ आएगा। हाँ, Sir, 11. VSWR Yes, sir. कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, कैसे 11 आया आपको बताइए तो, दिखाइए एक बार आप लोग अपना अपना इसमें चार्ट दिखाइए, तो कैमरा ऑन करके इसमें चार्ट दिखाइए, 11 कैसे है, सब लोग दिखाइए। प्रतिभा, सबका आया 11, जया, अर्पित, Yes. सबका आया 11, अदिति आपका आ गया है। फिर उसके बाद से हम लोग रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाल लेंगे। देखिए अभी इसके बाद मैं इसमें चार्ट नहीं बताऊंगा, जहाँ जितना बताना है आज खत्म कर दूंगा। तो जिसको भी डाउट है आज ही पूछ लीजिएगा, और जो क्लास नहीं आ रहे उनको बोल दीजिएगा, वो लोग मिड टर्म में पास नहीं होंगे, मतलब नंबर मैं बहुत खराब भेजूंगा। जो भी क्लास नहीं आ रहा है, सारी चीज़ का रिकॉर्डिंग हो रहा है, सबका अटेंडेंस आ रहा है, जब लोग ज्वाइन हो रहे हैं, अगर कोई बीच में लीव कर रहा है तो उसका भी अटेंडेंस है, तो उसी हिसाब से हम लोग नंबर भी भेजेंगे। तो जो भी नहीं आ रहा है वो अभी तो मजे कर रहे हैं, बाद में दिक्कत होगा उनको, क्योंकि 2 सब्जेक्ट ले रहा हूँ तो दो पेपर में नंबर भेजूंगा मैं, तो बाकी उनको बता दीजिएगा आप लोग। तो देखिए अब VSWR निकल के आ गया, और एक सवाल इस पे आएगा ही हमेशा 10 नंबर का, लास्ट ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, हमेशा पूछता है। तो VSWR निकल गया, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का अगर 11 निकल गया तो 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस मॉड टाउ अपॉन 1 माइनस मॉड टाउ। तो वहां से हमारा ये मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। मैग्नीट्यूड कितना निकल के आया, 0.8. 0.8। और डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, कितना डायरेक्शन पे है, लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड Yes, sir. कितना आया डायरेक्शन, 0.18. 0.18। सबका आया है 0.18। Yes, sir. अच्छा, 2 चीज निकल गया। फिर तीसरा पूछा है इनपुट इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बताइए इम्पिडेंस के लिए क्या करेंगे। सर इसमें ना 4.5 रहना था, अगर 0.18 में 8 या 0.5 तो अल्टरनेटिव आती 1. तो देखो 4.5 था, मतलब हम लोग पहले यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे इस जगह पे हैं जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे अपना इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो 4.5 मतलब अगर एक बार पूरा सर्कल घूमते हैं तो λ/2 डिस्टेंस कवर होता है। तो चार चार Yes, sir. 8 बार घूमेंगे तो फिर यहीं पे आके खड़े हो जाएंगे। Yes, sir. इसकी वैल्यू कितनी है, 0.32 है शायद, आपके कितनी है, 0.32 है, कितनी है वैल्यू, 0.18. हाँ 0.18। 0.18 में कितना जोड़ देंगे, 0.5 जोड़ देंगे, तो पॉइंट कितना आ रहा है आपका आंसर, टोटल वैल्यू 0.68। अब इधर देखेंगे 0.68 किधर है, 0.68 इधर ही कहीं आएगा नीचे, आपको इसमें चार्ट में दिख रहा होगा 0.68। उससे क्या करेंगे, नहीं सर, इसमें 0.49 लास्ट है. आपको कितना आया है, एक सेकेंड, इम्पिडेंस नहीं निकला आप लोगों का, अच्छा तो कितना वैल्यू निकल के आया फिर 4.3 से, 1 माइनस जे, और उसको नॉर्मलाइज वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है आपने लास्ट में, Yes, sir. उसके बाद 1 माइनस जे आया है। और ये एडमिटेंस 40 प्लस 50 जे, उसको भी मल्टीप्लाई किया ना नॉर्मलाइज वैल्यू से। Yes, sir. तो अभी बताइए, अब बताइए किसको किसको दिक्कत है, कहाँ कहाँ दिक्कत है, सवाल ऐसे ही आने वाला है। अर्पित आपको क्लियर है, अर्पित
अर्पित कुमार चिपा। ये जया आपको क्लियर है? कल आप लेट आई थी। जया आपको क्लियर है? जया सिसोदिया, क्या क्या दिक्कत है? कल मैंने बोला था ना पूछने के लिए लोगों से, क्या दिक्कत है? डाउट बताइए, डाउट डाउट बताइए अपना। जया डाउट क्या है आपका? क्या थोड़ा बहुत है? माइक खोल के आवाज ठीक से बोलो, क्या डाउट है? साक्षी सरकार आपको क्लियर है? साक्षी सरकार, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग कॉल पे। हेलो, आपके प्रणाम। ठीक है सर। हाँ ठीक है। हाँ सुबह पिए थे। हाँ। हाँ ठीक है। हाँ कॉलेज आना है, अभी जाएंगे। ठीक है, लगा लेंगे। हाँ। साक्षी सरकार, अच्छा जो जो बात आवाज नहीं आ रही जिसकी जिसकी, उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, फायदा नहीं है फिर रहने का, अगर आप लोग जवाब नहीं दे सकते तो। ऐसा नहीं होगा कि ऑन करके चले जाएंगे। चारू, चारू तिवारी, आपको समझ में आया स्मिथ चार्ट? तो आप इन लोगों से समझ लेंगे, प्रतिभा, अवंतिका और अदिति को समझ में आ गया, आप इन लोगों से समझ लेंगे। तो कल मैं फिर से जब अगली क्लास में पूछूंगा आपसे, आपको सब आप इनसे पूछ लीजिएगा। और जया सिसोदिया, जया आपको भी कल प्रतिभा, अवंतिका और अदिति से समझना है इसमें चार्ट, जो भी चीजें मैंने बताया है नेक्स्ट क्लास में आप दोनों से मैं पूछूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक पार्ट आपका खत्म हो गया। आप इससे 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं आराम से। अगर कुछ इसमें बचा होगा तो मैं आगे देख के बता दूंगा। तो जो भी डाउट होगा आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। हाँ बताइए, बताइए। नहीं 4.3 रखा है इन लोगों ने, 4.5 पे वैल्यू बाहर चली जा रही है, तो 4.3 रख के आप सॉल्व कर सकती हैं। तो सवाल ऐसा नहीं आएगा, सवाल ऐसा ही आएगा जो जिसमें दिया रहेगा, तो आपको उस बात में दिक्कत नहीं होगा। तो चलो ठीक है, देखते हैं। अब सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझने के लिए हमको वेक्टर्स जानना होगा कि वेक्टर्स क्या होता है। तो वेक्टर्स सुना है आप लोगों ने, स्केलर और वेक्टर सभी लोगों ने सुना होगा। तो अगर कोई पूछे, हम अगर अभी आप लोग थर्ड ईयर में आ गए, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, तो कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, कैसे समझाएंगे? बताइए तो। कोई आइडिया है तो बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा। देखो वेक्टर क्वांटिटी हैज डायरेक्शन और जया एंड, देखिए स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। जैसे
म- आप मास हो गया किसी चीज का, कि मास मतलब क्या हो गया, किसी चीज का वजन, तो उसमें क्या है केवल मैग्नीट्यूड। अगर फोर्स की बात बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, तो उसमें क्या है केवल मैग्नीट्यूड है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और दोज क्वांटिटी विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्लियर है? आप लोग एक एक लाइन लिखिए तो इसमें अपने कॉपी में, सामने कॉपी रख के लिखिए तो एक एक लाइन। ये डिफरेंस आप लोग लिख लीजिए, पूछा जाएगा पेपर में, पूछ सकते हैं, इसलिए डिफरेंस जानना जरूरी है। मैं दो तीन पॉइंट करके डिफरेंस लिखवा देता हूँ, स्केलर और वेक्टर। तो लिखिए, इसमें लिखिए कॉपी में, दोज क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच आर हैविंग, विच आर हैविंग only magnitude, which are having only magnitude are known as, आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे क्या ले लेंगे, मास ले लेंगे, टाइम ले लेंगे। इसमें क्या है, सिर्फ एक ही क्वांटिटी है, केवल मैग्नीट्यूड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर। वेक्टर को क्या बोलेंगे, दोज क्वांटिटी विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया। अब फोर्स हो गया तो किसी एक डायरेक्शन की तरफ हम लोग क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो क्या हो गया, उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी। वेलोसिटी हो गया तो कोई चीज किसी वेलोसिटी से एक तरफ मूव कर रही है, कोई चीज किसी तरफ एक तरफ मूव कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसमें क्या बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, स्केलर का एग्जाम्पल क्या हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। वेक्टर का एग्जाम्पल क्या हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो और स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग की, केवल 1D में होगा, काम कर सकते हैं इसमें। और वेक्टर में दोनों है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो क्या बोल सकते हैं, दीज आर टू डायमेंशनल क्वांटिटी। तो लिखिए स्केलर में एक लाइन, ये डिफरेंस पूछ सकते हैं 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर या वेक्टर। या नहीं भी पूछेंगे तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, आप लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। तो लिखिए स्केलर में, लिखिए एक लाइन, दीज आर these scalar quantity are one dimensional quantity, these scalar quantity are one dimensional quantity, these scalar quantity are one dimensional quantity। वेक्टर में these vector quantity are more than one dimensional, these vector quantity are more than one dimensional। एक से ज्यादा डायमेंशन जिसमें होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और स्केलर क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, किसी भी स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं, वेक्टर को किसी वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो थर्ड पॉइंट लिखिए, स्केलर क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड विद अनदर, स्केलर क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड विद अनदर स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड विद अनदर स्केलर क्वांटिटी। वी कैनॉट डिवाइड द वेक्टर, इसमें लिखिए वी कैनॉट डिवाइड द वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी किसी भी दूसरे वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास दोनों है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को हम कैसे डिवाइड करेंगे, इसलिए वी कैनॉट डिवाइड द वेक्टर क्वांटिटी बाई एनी अदर वेक्टर क्वांटिटी। ये 3 डिफरेंस क्लियर हमको। और स्केलर में मैग्नीट्यूड और यूनिट को केवल रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट इज ओनली रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट एन स्केलर क्वांटिटी। एक लाइन लिखिए इसमें, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट इज ओनली रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट एन स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड यूनिट। स्केलर में भी यूनिट होगा ही होगा, मास है तो उसका यूनिट होगा ही होगा। तो स्केलर में क्या, मैग्नीट्यूड और यूनिट से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर को मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन 3 चीजों से उसको रेफर कर सकते हैं। तो अगर पूछेगा कि 5 मतलब डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, तो सबसे पहले क्या, स्केलर को केवल उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। फिर एक एक एग्जांपल इनका बता देंगे कि इसका एग्जांपल हो गया मास हो गया, टाइम हो गया स्केलर का, वेक्टर का क्या हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया। फिर इसमें क्या बोल सकते हैं कि ये सिर्फ 1 डायमेंशन में है क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या है, एक से ज्यादा डायमेंशन है क्योंकि डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं हम लोग, तो 1 से ज्यादा डायमेंशन है इसमें। फिर स्केलर में क्या बोल सकते हैं हम लोग कि स्केलर को स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं लेकिन वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हम डायरेक्शन को कैसे डिवाइड करेंगे, ये हमारा रीजन हो गया।
तो 5 डिफरेंस हमको अगर कोई पूछेगा तो हम समझा देंगे ना स्केलर और वेक्टर क्या होता है। समझ में आ गया आपको? हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये अभिमन्यु सिंह आप नए हैं? सर मैं कोमल कि मेरा फोन खराब हो गया तो मैं दूसरी आईडी से ज्वाइन हुई हूँ आज। तो आप कल नहीं थी? सर वो कल मैं वीडियो कॉल आप क्लास ज्वाइन कर रही थी तब बीच में फोन पे ब्लैक आ रही थी, डिस्प्ले चली गई थी, तो मैंने अच्छा ठीक है, ये रितिका वैष्णव, जो भी लोग नए हैं, आप पहली बार आ रहे हैं, इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, आपको रोज आना होगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऑन करके छोड़ दिए और हम बोल रहे हैं, आपको प्रेजेंट रहना होगा, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है फिर। अगर सीखना है तो सीखो, नहीं सीखना है तो कोई दिक्कत नहीं है यार। मतलब अटेंडेंस जरूरी है, अगर जो भी लोग नए हैं या नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दीजिएगा, अटेंडेंस बहुत जरूरी है। हम लोग थोड़ी ठीक है, ठीक है, आज आज आपके पास एक्सक्यूज है, हमेशा नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्केलर और वेक्टर समझ में आ गया आप अपने को? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस सर। ये जो भी मैं दिखा रहा हूँ उसको आप लोग लिखते जाइएगा, या अगर फोटो खींच सकते हैं तो फोटो खींच लीजिएगा, क्योंकि ये जरूरी है। देखो, अब कैसे इस वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये दिख रहा है आपने को? देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो देखिए, अब ये आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा, ये ए बना हुआ है, उसके ऊपर एरो है, तो उसको क्या बोलेंगे? ए वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। मतलब ये ए एक्स आई रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि ए वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन। ए वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए वेक्टर इन द वाई डायरेक्शन। ए जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए वेक्टर इन द जेड डायरेक्शन। ये एक्स वाई जेड, ये 3D हो गया, 3 डायरेक्शन हो गया। तो ये आई के ऊपर कैप बना हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए के ऊपर एक एरो बना देंगे, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई, मतलब ए एक्स वेक्टर एक्स, ए वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, वही वेक्टर वाई डायरेक्शन में, वही वेक्टर जे डायरेक्शन में। उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स कॉमा ए वाई इंटू ए जेड। EMW समझने के लिए वेक्टर्स को आना बहुत जरूरी है अच्छे से, इसलिए मैं अभी बेसिक लेके चल रहा हूँ। आगे सीधे 3D में बात करेंगे तो आपको दिक्कत होगा, इसलिए अभी समझ लीजिएगा अच्छे से। तो ये क्या हो गया? ए एक्स इन द एक्स डायरेक्शन, ए वाई इन द वाई डायरेक्शन, ए जेड इन द जेड डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का? तो ए इक्वल टू, अब मॉड ले लेंगे, जो मैंने बोला था आपको VSWR निकालने के लिए, ए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालने के लिए। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकला था? VSWR इक्वल टू 1 प्लस मॉड टाउ अपॉन 1 माइनस मॉड टाउ। वही मॉड है यहाँ पे। तो मॉड को जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया हमारा? ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। वेक्टर्स में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो ये एक्स क्या है? ए एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स डायरेक्शन। वाई क्या है? वाई डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग? पढ़े होंगे हम लोग 9th-10th में। यूनिट वेक्टर आई इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये ए वेक्टर हो गया अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इससे क्या निकाल देंगे हम लोग? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमेशा कितना निकल के आता है? 1 निकल के आएगा, क्योंकि इसी क्वांटिटी को हम लोग मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं। आप लोग देखिए, दोनों तरफ ए ही है और मॉड लगा हुआ है, तो पॉजिटिव में हमेशा 1 ही आएगा। आप कभी भी डिवाइड करके देखिएगा यूनिट वेक्टर। समझ गए हम लोग कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं? इतना हमको पता होगा। इसमें किसी को दिक्कत है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, देखिए, लॉ ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं कि इसमें लॉ ऑफ ट्रायंगल भी एक होता है। लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता है? दो रिजल्टेंट क्वांटिटी का, दो कोई वेक्टर है, उनके रिजल्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल से। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए, पहला क्वांटिटी ये ए वेक्टर है, ये ए है हमारा, इसका एरो किधर लगा हुआ है? नीचे के साइड लगा हुआ है। फिर ये हमारा बी है, ये बी वेक्टर है। अब देखो, इसका जब रिजल्टेंट सी बनाएंगे हम लोग, तो हमेशा क्या करते हैं? सी बनाने के लिए हमेशा बॉटम टू टॉप जाते हैं। बॉटम टू टॉप मतलब देखो, ए वेक्टर इधर आ रहा है, बी वेक्टर इधर आ रहा है। अब ये दोनों, अब इसका बॉटम कहाँ होगा? इस साइड होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जहां से मतलब जिस तरफ एरो नहीं लगा हुआ है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? बॉटम से डिनोट करते हैं। जहां एरो लगा हुआ है वो हमारा क्या हो गया? फ्रंट साइड हो गया, या
फ्रंट टू बैक कर लो या टॉप टू बॉटम कर लो, जो आपका मन हो। ये साइड क्या हो गया, बैक हो गया, और ये एरो इधर डिनोट कर रही है क्या हो गया, फ्रंट हो गया। तो जो हमारा सी रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कैसे बनाते हैं हम लोग, हमेशा बैक टू फ्रंट। तो क्या यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बैक टू फ्रंट, यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे एरो लगा देंगे इस तरफ। तो यहाँ देखिए ए वेक्टर हमारा ये क्लॉकवाइज, अगर मान लीजिए एक डायरेक्शन में एक डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं, तो ये ए वेक्टर हो गया, वी वेक्टर हमारा ये हो गया। तो अब इसका रिजल्टेंट बनाना होगा, तो मैंने क्या बोला था, हमेशा बैक टू फ्रंट। तो बैक इसका ये हो गया ना, जो एरो जिस साइड लगा हुआ है वो फ्रंट हुआ, जहाँ एरो नहीं लगा हुआ है वो बैक हुआ। तो ये बैक हो गया, बैक से लेकर फ्रंट तक, और इस साइड एरो लग जाएगा। ये क्या हो गया इसका सी रिजल्टेंट वेक्टर। इसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, सी रिजल्टेंट इक्वल टू ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? अगर कभी भी दिक्कत है, डाउट होगा तो रोक लीजिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर से बात दिखाता हूँ। देखिए ये एक वेक्टर है, ये इसका डायरेक्शन है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, ये इसका डायरेक्शन है। ए वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये एरो बना हुआ है, मतलब ये बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया। फिर इसी बी वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ गया है, तो यहाँ पे एरो लगा हुआ है, ये बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया। अब पूछा है कि सी रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे हम लोग, तो मैंने बोला था जब भी सी रिजल्टेंट बनाना हो तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बैक से लेकर फ्रंट तक। तो बैक हमारा यहाँ पे हो गया, क्योंकि इस साइड देखिए एरो नहीं, यहाँ से स्टार्ट किया हम लोगों ने, और कहाँ खत्म होगा, यहाँ पे, यहाँ लगा देंगे एरो। तो सी रिजल्टेंट कितना हो गया, ए प्लस बी। ए प्लस बी क्यों किया है, क्योंकि दोनों क्लॉक एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ये यही चल रहा है, ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या कर दिए, प्लस कर दिए, ऐसे चल रहा है ऐसे। तो सी रिजल्टेंट कितना हो गया, ए प्लस बी। ये क्लियर है? अगर दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा आप लोग, आगे आगे बताता हूँ। अब देखिए मान लीजिए, ये मैंने समझा दिया। मान लीजिए अब ये वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस तरफ से स्टार्ट हुआ है बी वेक्टर। मान लीजिए यहाँ से देखते हैं, ये बी वेक्टर है हमारा, इस जगह से स्टार्ट हुआ है और जा रहा है यहाँ पे, ये जा रहा है, ये इसका बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया ये। और फिर ये हमारा ए वेक्टर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो मैंने क्या बोला था, जो सी रिजल्टेंट होगा वो कहाँ से होगा, बैक से लेकर फ्रंट तक। तो देखो जहाँ जहाँ एरो लगा हुआ है वो क्या हो गया, फ्रंट हो गया, ये क्या हो गया, बैक हो गया। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे रिजल्टेंट और कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ पे एरो बना देंगे। अब देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, एक ही डायरेक्शन हो गया। तो सी इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी। यहाँ से अगर देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो दोनों को डायरेक्शन एक ही लूप में चल रहा है। तो सी इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी। क्यों, इधर से स्टार्ट करके इधर एरो लगाया, क्योंकि ये इसका बैक पार्ट हो गया, बैक से लेकर फ्रंट। मैंने बोला था बॉटम टू टॉप, ये बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया। तो इसलिए बहुत लोग एरो लगाने में गलती करते हैं, तो ये समझना जरूरी है। एरो बहुत लोग क्या करेंगे, इस एरो को यहाँ लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, बैक से लेकर फ्रंट तक। इसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए हमको। ये क्लियर है, ये कैसे बनाया मैंने ये सेकंड फिगर? यस सर। किसी को भी दिक्कत है इसमें? यस सर। तो हमेशा इस चीज को लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता है, दो रिजल्टेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैक टू टॉप, या मतलब नीचे से ऊपर जाते हैं, दो रिजल्टेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं। अब देखिए, जैसे अब ये देखिए, ये बी वेक्टर है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस तरफ गया, ये इसका बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया। फिर ए वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस तरफ गया, ये इसका बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया। अब हम लोग सी वेक्टर बनाएंगे, तो सी रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, सी रिजल्टेंट बैक से टॉप, ये इसका सी रिजल्टेंट हो गया है। तो दोनों का डायरेक्शन देखिए एक ही तरफ है, ऐसे ही चल रहा है, एक ही तरफ है डायरेक्शन,
ऐसे ये लूप फॉलो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, c इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब कैसे c को हम लोग खोलते हैं, कैसे इसको बाहर निकालते हैं, सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हमेशा क्या करते हैं, सी को सी से मल्टीप्लाई कर दी तो ये एरो हट जाएगा। आप लोग ये बेसिक रूल पढ़े होंगे वेक्टर्स में 11th-12th में, सी डॉट सी इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। जब ये आप इसको स्क्वायर कर दिए तो इस क्वांटिटी को भी स्क्वायर करना होगा, इस क्वांटिटी को, तो क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, 2ab। तो यहाँ पे क्या हो गया, थीटा एक एंगल हो गया दोनों के बीच में, ये थीटा एंगल हो गया। तो हम लोग क्या मान लिए, थीटा को एंगल मान लिए, तो ये कितना बन गया, खुल गया, ये कितना बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया। अगर इनका सेम टू सेम ऐसे बनाए हम लोग, ये कहाँ पे आ गया थीटा, ये आ गया थीटा अपना, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, दोनों के बीच का ए और बी के बीच का जो एंगल बन रहा है उसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालना, वैल्यू निकालना हो तो ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल c इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आ गया आपका आंसर। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। बेसिक चीज़ें मुझे बतानी थी वेक्टर्स के बारे में, आगे काम आएगा, आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लोग देखेंगे, आगे काम करेंगे, इसलिए बता दिया मैंने बेसिक। इतना में किसी को दिक्कत है अभी तक जितना मैंने 3-4 फिगर दिखाया है, किसी को भी दिक्कत है? अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं। अच्छा, अब ये करंट कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हम लोग को किसी को करंट डिफाइन करना हो तो करंट कैसे डिफाइन करेंगे। अभी मैं डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करने वाला हूँ, बेसिक चीज़ें लेके चल रहा हूँ मैं। अगर मुझे कोई पूछे कि हाउ डू यू, अगर आपको अपने छोटे भाई बहनों से बताना हो कि करंट क्या होता है, तो हाउ यू विल डिफाइन करंट, व्हाट इज ए करंट। एक सीधा एक लाइन में कोई समझा सकता है करंट क्या होता है, सिंपल शब्दों में। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हाँ ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बढ़िया। और ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट टाइम, ये सब रटा रटाया है जया, कुछ ऐसा बताओ जो समझ में आए, प्रैक्टिकली बताओ, रटा रटाया नहीं। तो मैं दिखाता हूँ आपको करंट को कैसे समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए एक हमारा ये कंडक्टर है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर करंट को डिफाइन करना हो हमको, तो अगर हम लोग एक्सटर्नल बैटरी यहाँ लगा देंगे, मान लीजिए कुछ V वोल्ट लगा दिया, बैटरी लगा दिए, तो अगर यहाँ से जब हम लोग बैटरी देंगे इसमें, तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसमें मूव करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, करंट। ड्रिफ्ट के वजह से मूव करेंगे या एक्सटर्नल बैटरी की वजह से मूव करेंगे, जिसके वजह से भी मूव करेंगे तो उसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, करंट बोलते हैं। उसी चीज़ को तो हम लोग क्या बोलते हैं, वही चीज़ क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ड्रिफ्ट। या ऐसे बोल देंगे कि किसी भी एक्सटर्नल बैटरी के द्वारा अगर कुछ फोर्स लग रहा है, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, किसी भी ये कंडक्टर हो गया, उसके अंदर मूव कर रहे हैं, तो उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। अब मान लो यहाँ पे एक मैग्नेटिक निडल रख दिया मैंने, ये हमारा मैग्नेटिक निडल है, तो ये मैग्नेटिक निडल मूव करेगा। आप लोग पढ़े होंगे ये ओम्स लॉ, ये सब लॉ पढ़े होंगे, हाँ, मैग्नेटिक निडल मूव करेगा। मान लीजिए यहाँ के इसके ऊपर मैंने एक मैग्नेटिक निडल रख दिया, तो ये मूव करेगा क्या, बताइए, गलत सही जो भी जानते हैं बताइए, क्यों करेगा। कौन बोल रहा है करेगा, बताइए तो। उसकी वजह से, देखो बहुत बढ़िया। देखिए
यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसके वजह से क्या हो रहा है, करंट पैदा हो रहा है। जब करंट पैदा हो रहा है तो आप लोगों ने शुरू सुना होगा या पढ़ा भी होगा, करंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप करता है। फ्लक्स सुना है आप लोगों ने, करंट। हाँ, तो करंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप करता है। उसकी वजह से क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये निडल मूव करेगा, कभी ऐसे होगा, कभी ये साइड इसका ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे, इस तरह अलग अलग साइड में क्या करेगा, मूव करेगा, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा। इसी मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पे ये निडल क्या करेगा, मूव करेगा। तो बेसिकली यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होगा, मैग्नेटिक करंट होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमारा क्या हो रहा है, मैग्नेटिक करंट भी डेवलप हो रहा है ना। इलेक्ट्रिक करंट जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो रहा है। उसके वजह से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ये जो हम लोगों ने जो कॉइल रखा हुआ, तो वो कॉइल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कभी कॉइल इस तरफ रहेगा, कभी इधर रहेगा। तो यही चीज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसी चीज को हमको पढ़ना है बस। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। इसी बेसिक चीज को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। इस करंट की वजह से क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेस हो रहा है। ये जो हमारा कॉइल है वो डिस्प्लेस हो रहा है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। और वो क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, जो कि मूव कर रहे हैं एक्सटर्नल जो बैटरी लगा हुआ है उसके वजह से। तो अगर डिस्प्लेसमेंट करंट कोई पूछेगा कि व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट, व्हाट यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट करंट, समझा देंगे हम उसको। डिस्प्लेसमेंट करंट समझ गए हम लोग, क्लियर है इतना। किसी को भी दिक्कत है आप बताइए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर आगे थर्सडे वाली क्लास में पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे, और आगे इस वेक्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। आगे पढ़ेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन को बिना स्मिथ चार्ट के कैसे सॉल्व करते हैं। फिर आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और उसमें देखिएगा कितना कॉम्प्लिकेशन होगा। तो तब आप बोलिएगा कि स्मिथ चार्ट कितना आसान है। तो आगे ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे और वेक्टर्स आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा वेक्टर्स पढ़ेंगे, पैरेलली पढ़ते जाएंगे तो आपको डाउट भी क्लियर होते जाएगा। अब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ में आ रहा है आपको, सब्जेक्ट समझ में आ रहा है। अगर कभी भी आपको किसी चीज़ में दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। मैं भी पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ। मैं भी जब बीटेक में था तो इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं था, सबको ऐसा डर लगता था। लेकिन जब हम लोग गेट में पढ़ाई किए तो बहुत आसान सब्जेक्ट है ये। तो कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता है। मुझे पहले बीटेक वोटेक में ये सब पढ़ने का मन नहीं करता था कि ये सब क्या है। फिर लेकिन जब गेट में गए तो तैयारी किए तो सबसे आसान सब्जेक्ट यही लगने लगा। सब्जेक्ट को कुछ नहीं करना, बस समझना है अपने को, रटना उटना कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो मतलब क्या सोच के नाम रखा है। यहाँ पे करंट की भी बात करेंगे, मैग्नेटिक की भी बात करेंगे। तो चीज़ों को समझना है, सब बेसिक चीज़ें हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं जो कॉम्प्लिकेटेड है, तो बस उसको समझना है। अगर समझ में आ जाएगा, एक बार सब्जेक्ट समझ में आने लगेगा तो फिर अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा। तो ठीक है, फिर अगली क्लास थर्सडे को है, थर्सडे को मिलते हैं हम लोग। किसी को दिक्कत है तो ये जो भी लोग इसमें चार्ट नहीं समझ पाए वो लोग बाकी लोगों से पूछ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी है। वो एक क्वेश्चन हमेशा आएगा आपका, हर बार आएगा। मैं भी दूंगा मिड टर्म में। अभी आपका लैब होगा माइक्रोवेव्स का, उसमें भी स्मिथ चार्ट है। ये समझना, जो भी नहीं समझा होगा, और नेट पे से सवाल उठाइएगा, सवाल उठा के खूब सवाल लगाइएगा। एक चीज़ इसमें चार्ट में बताना भूल गया था, इम्पिडेंस मैचिंग। इम्पिडेंस मैचिंग मतलब होता है, अगर ये टर्म सुन के घबराना नहीं, इम्पिडेंस मैचिंग मतलब होता है जब जेड नॉट और जेड एल दोनों की वैल्यू बराबर होती है। मतलब जो भी हम भेज रहे हैं उतना हमको मिल रहा है। जेड नॉट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस हो गया, जेड एल क्या है, लोड इम्पिडेंस हो गया। तो जो हम भेज रहे हैं वो हमको मिल रहा है, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इम्पिडेंस मैचिंग। मतलब इम्पिडेंस मैच कर रहा है। जो भी हमारे जेड नॉट क्या एक इम्पिडेंस है, जेड एल क्या एक इम्पिडेंस है। व्हेन जेड नॉट इज इक्वल टू जेड एल, तो क्या हो जाएगा, दोनों इम्पिडेंस मैच हो जाएगा। और फिर बोलेंगे इम्पिडेंस मिस मैचिंग, मतलब जेड नॉट की वैल्यू जेड एल के बराबर नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इम्पिडेंस मिस मैचिंग है या इम्पिडेंस मैचिंग है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि जब दोनों वैल्यू बराबर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पिडेंस मैचिंग बोलेंगे। बराबर नहीं है तो इम्पिडेंस मिस मैचिंग। क्लियर है हमको। ठीक है, तो आज बायोमेडिकल की अभी क्लास नहीं होगी, बाद में होगी। तो आप लोग को जितना बताया उतना पढ़िएगा। थर्सडे को मिलते हैं, ठीक है। हाँ बताइए, किसको दिक्कत है बताओ।
ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं मीटिंग।